बेदर्दी से प्यार एपिसोड 1। मुंबई शहर साहनी विला में सुबह का वक्त एक विला को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ शायद शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। उस विला के गेट के बाहर एक कैब आकर रुकी, जिसमें से एक लड़की दंदनाती हुई बाहर निकली और अपने तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। आसपास मौजूद लोग उस लड़की को हैरानी से देख रहे थे। वो लड़की जो दिखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो अंदर की तरफ गई और हॉल में मौजूद एक आदमी, औरत और एक लड़की को देख गुस्से में चिल्लाई, बंद करो ये शादी की तैयारियां, कोई शादी नहीं होगी। वहां मौजूद वो आदमी, औरत और लड़की के साथ साथ बाकी के लोग भी हैरानी से गेट की तरफ देखने लगे। वहां खड़ी उस लड़की को देख उन तीनों के चेहरे के रंग उड़ गए। वो लड़की गुस्से से आगे बोली, शर्म नहीं आती? आप सब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरी माँ के पैसों पर आप अपनी बेटी की इतनी धूमधाम से शादी करेंगे? ये सुन उस आदमी और औरत एक पल को सकपका गए। उन्हें ऐसा कुछ होने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो औरत उस लड़की पर गुस्से से चिल्लाई, करम जली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में अपने गंदे कदम रखने की? वो लड़की भी उसी लहजे से बोली, और आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की इकलौती जमीन को गिरवी रखकर अपनी बेटी की शादी करने की? ये कह वो लड़की उस आदमी की तरफ घूरते हुए बोली, और मामा जी, क्या आपके दिल में अपनी मरी हुई बहन के लिए जरा भी इंसानियत नहीं बची? आप उनकी इकलौती जमीन को भी नहीं संभाल सके। कितना भरोसा किया था उन्होंने आप पर, वो जमीन आपको सौंपते हुए, लेकिन आपने तो उनके भरोसे को तार तार कर दिया। वो आदमी, औरत उस लड़की के मामा मामी थे और मामा राकेश साहनी उस लड़की को देखकर बोले, अध्या, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी बहन की आखिरी निशानी को किस तरह और कहाँ इस्तेमाल करना है। तुमसे ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। अध्या ये सुन गुस्से से बोली, मामा जी, मैं उनकी बेटी हूँ। उस जमीन पर मेरा हक है और आज मैं उसे ही लेने आई हूँ, इसलिए मुझे मेरी माँ की जमीन वापस कर दीजिए। ये सुन मामी नीति साहनी आगे बढ़ी और गुस्से से बोली, ऐ लड़की, तुझे लगता है कि हम तेरी बात मान जाएंगे और तुझे वो करोड़ों की जमीन ऐसे परोस देंगे? इसके जवाब में अध्या गुस्से से बोली, मामी, पहले की बात और थी, लेकिन अब मुझे पहले जैसा कमजोर मत समझना। अगर आपने सीधे से मुझे मेरी माँ की जमीन वापस नहीं की तो इसके लिए आप सबको भुगतना पड़ेगा। अध्या की धमकी पर नीति और राकेश गुस्से से भड़क गए। तभी नीति, राकेश की इकलौती बेटी नितारा साहनी, अध्या की तरफ बढ़ी और अध्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, डैड, मॉम, मैं तो अपनी भोली भाली और बदसूरत सी अध्या दी को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। ये अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? आखिर माजरा क्या है? और ये 3 सालों तक कहाँ गायब हो गई थी? नितारा अध्या को शक नज़र से देखते हुए बोली, अध्या दी, आपने क्या बढ़िया कम बैक किया है। लेकिन अफसोस, आपको अब यहाँ पहले जैसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। मेरी शादी पूरे मुंबई के सबसे रईस राजपूत खानदान में हो रही है और राजपूत खानदान के आगे ये छोटी मोटी जमीन कुछ भी नहीं है। अध्या अपने सामने खड़ी अपनी सौतेली बहन को देख रही थी, जिसने उसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं था, जिसने हमेशा से सिर्फ उससे नफरत ही की थी। उसके जहन में अपने अतीत से जुड़ी यादें चलने लगी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया और गुस्से से बोली, अगर तुम्हारे सो कॉल राजपूत खानदान के आगे मेरी माँ की छोटी मोटी जमीन कुछ भी नहीं है तो उसे मुझे वापस क्यों नहीं कर देती? वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम सबकी जिंदगी में वापस आने का या तुम सब से बात करने का। मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ की जमीन लेने आई हूँ। ये सुन नितारा हंसते हुए बोली, ओह दी, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है? यहाँ हम सब आपके अपने ही तो हैं, चलिए हम सब बैठकर शांति से बात करते हैं। ये कह नितारा ने सोफे की तरफ इशारा किया, लेकिन अध्या अपने हाथ दिखाते हुए बोली, मुझे तुम जैसे लोगों के साथ बैठने का कोई शौक नहीं है। मुझे बस मेरे माँ की जमीन वापस दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी बात सुन नीति गुस्से से बोली, बस बहुत सुन ली मैंने तेरी बकबक। अब तू मेरी सुन, 4 साल की थी तू जब तेरी माँ ने तुझे हम सबके सीने पर मूंग दलने के लिए छोड़ दिया। तुझे हमने 4 साल की उम्र से बड़ा किया और उसके बदले हमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब इस जमीन पर हमारा हक है जिसे हम तुझे नहीं देंगे, इसलिए तुझे जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। वैसे भी इतने सालों तक तू गायब ही थी, पता नहीं इतने सालों तक क्या कर रही होगी। कहाँ कहाँ तूने मुंह काला करवाया होगा। जब सालों पहले ही तू अपना मुंह काला करवा कर इस घर में आई थी, तभी से हम जान गए थे कि जैसी तेरी माँ थी वैसी तू भी निकली। अपनी माँ के खिलाफ ये सुन अध्या से सहन नहीं हुआ। वो उन पर बिफरते हुए बोली, बस मामी,
मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोले जाएंगी। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी और आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जिस जमीन के बल पर आप सब इतना उछल रहे हैं, वो जमीन मेरी माँ की है और उस जमीन को मैं लेकर रहूंगी, फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो वहां से जाने लगी। पीछे से नितारा हंसते हुए बोली, मॉम आप अध्या दी की बातों पर क्यों ध्यान दे रही है? अध्या दी तो कुछ भी बोलती रहती हैं। आप तो सिर्फ अभी मेरी शादी पर ध्यान दीजिए। आपको पता है ना कि मेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा अमीर हैं। एक बार मेरी शादी हो जाएगी फिर आप देखना ऐसी हजारों जमीन मैं आपके कदमों में रख दूंगी। नितारा जाहिर तौर पर अध्या को सुना रही थी, जिसे अध्या भी सुन सकती थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन नितारा ने अध्या को टोंट मारते हुए कहा, और हाँ दी, अगर आप मेरी शादी में आना चाहें तो आ सकती हैं, मैं आपको इनविटेशन दे रही हूँ। लेकिन आप मेरी शादी में किसी से ये मत कहिएगा कि आप मेरी बहन हैं। फिर थोड़ा और ऊंची आवाज में सुनाते हुए बोली, क्योंकि सालों पहले आपने जो कांड किए थे ना, उसकी वजह से मैं अपनी शादी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देना चाहती। ये सुन अध्या के कदम हल्के से रुके, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो सीधे बाहर निकल गई। उसके जाते ही राकेश, नीति और नितारा से बोले, ये लड़की तो वापस आ गई, अब हम क्या करेंगे? वैसे भी वो जमीन तब तक हमारी नहीं हो सकती जब तक कि अध्या उस पर साइन नहीं कर देती, और अध्या कभी उस पर साइन नहीं करेगी। ये सुन नीति शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो साइन नहीं करेगी? और ये हमारे लिए अच्छा है कि वो यहाँ वापस आ गई है। अब आप देखते जाइए कि मैं कैसे उस जमीन पर इस लड़की की साइन लेती हूँ। ये सुन नितारा और राकेश दोनों नीति को देखने लगे। इधर अध्या विला से बाहर निकल आई। उसके जहन में इस वक्त अपने अतीत से जुड़ी बहुत सारी बातें चल रही थी। उसने एक नज़र उस विला को देखा। एक समय पर वो उसका घर हुआ करता था, एक ऐसा घर जहां पर उसे कभी कोई प्यार, इज्जत, मान सम्मान नहीं मिला। उसे मिली थी तो सिर्फ नफरत, ताने और बुराइयां। अध्या की आंखों से आंसू छलक गए, लेकिन दूसरे ही पल उसने आंसुओं को साफ किया और सामने एक टैक्सी आकर रुकी। अध्या टैक्सी में बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही वो अपने 3 साल पहले के अतीत की यादों में चली गई। 3 साल पहले तुम्हें क्या जरूरत है कॉलेज ट्रिप में जाने की? वैसे भी वहां पर वही बच्चे जा रहे हैं जो रईस हैं, जिनका कोई स्टैंडर्ड है। तुम जब मेरे दिए हुए कपड़े पहनकर कॉलेज जाती हो तो तुम्हें मेरे साथ कॉलेज ट्रिप में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यही घर पर रहो। मॉम डैड तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नितारा ने अध्या के मुंह पर उसे कॉलेज ट्रिप पर जाने से मना किया। अध्या का चेहरा उतर गया। अध्या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी। नितारा और अध्या दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो कॉलेज ट्रिप पर जा रहे थे, जिसमें अध्या का भी जाने का बहुत मन था। लेकिन नितारा ने उसे मना कर दिया था। पर अध्या की एक बेस्ट फ्रेंड क्रिश की वजह से अध्या कॉलेज ट्रिप के लिए रेडी हो गई। नितारा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अध्या कॉलेज ट्रिप के लिए निकल गई। रात का वक्त था जब उनकी बस एक माउंटेन एरिया पर रुकी और वहां बोनफायर की प्रिपरेशन की गई। सभी स्टूडेंट काफी जोश में लग रहे थे। अध्या भी बहुत खुश थी। अध्या के पास उसके 2 बेस्ट फ्रेंड थे, एक नियम, दूसरी क्रिश। अध्या उन दोनों के ही काफी ज्यादा क्लोज थी और वो मन ही मन नियम को पसंद करती थी, लेकिन उसने अभी तक नियम को ये बात नहीं बताई थी। वो अभी डर रही थी क्योंकि वो अपने आप को दूसरी लड़कियों के मुकाबले कुछ नहीं समझती थी। वो कॉलेज की सभी लड़कियों के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसकी आंखों पर मोटे चश्मे लगे थे। उसका सभी मजाक उड़ाया करते थे, पर नियम और क्रिश हमेशा उसका साथ देते थे। अध्या सभी के साथ बोनफायर के पास सर्कल में बैठी हुई थी। कोई गिटार बज रहा था, कोई कोगों पर गिटार वाले का साथ दे रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स तालियां बजाते हुए गाना गा रहे थे। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स खाने का इंतजाम कर रहे थे और बोनफायर के पास बैठे स्टूडेंट्स को खाना पीना पहुंचा रहे थे। तभी वहां एक स्टूडेंट ने सभी को ड्रिंक सर्व किया। अध्या ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए उसने मना कर दिया, लेकिन स्टूडेंट ने कहा, इसे तुम पी सकती हो, इसमें अल्कोहल नहीं है, ये नॉर्मल सा जूस है। अध्या ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसने सभी के साथ ड्रिंक एंजॉय किया। दूर खड़ी एक धुंधली परछाई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद सभी ने बॉनफायर एंजॉय किया और पास के होटल में सभी सोने के लिए चले गए। लेकिन जब अध्या होटल के अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी तो उस वक्त उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। वो बहुत अनकंफर्टेबल और डिजी फील करने लगी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वो आसपास चारों तरफ आंखें मलते हुए देखने लगी, लेकिन उसे सब तरफ धुंधला दिखाई दे रहा था।
उसके हाथों से उसके रूम का कार्ड भी नीचे कहीं गिर गया था और वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके दोस्त भी अपने रूम में चले गए थे। अद्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से खींचते हुए एक रूम के अंदर धक्का दे दिया और उस रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। अद्या पूरी तरह नशे में डूब चुकी थी और वो बेड पर धम की आवाज से गिर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा था और कोई उसके चेहरे को छू रहा था। अद्या ने अपनी आंखें खोली और वो धुंधली आंखों से उस अजनबी को देखने लगी। उस इंसान की सिल्वर आइस अद्या की काली आंखों से टकराई। वो आंखें बहुत ही गहरी थी। अद्या उन आंखों में खोती चली गई। उस अजनबी ने अद्या के कान में कुछ कहा, लेकिन अद्या को कुछ होश ही नहीं था और फिर धीरे धीरे उस शख्स का पूरा शरीर अद्या के शरीर पर कसता चल गया। अगली सुबह जब अद्या की आंख खुली तो खुद को किसी अनजान रूम में और कपड़ों के नाम पर सिर्फ ब्लैंकेट में पाकर शॉक्ड हो गई। वो घबराते हुए आसपास देखकर बोली, ये मैं कहाँ हूँ? ये किसका रूम है? और ये मेरी हालत ऐसी कैसी हो गई? ये कहते हुए उसने खुद की बॉडी को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लिया। उसकी पूरी बॉडी में बेइंतहा दर्द हो रहा था, स्पेशली लोअर बॉडी में। उसने अपनी बॉडी की हालत देखी और उसे कहीं ना कहीं समझ आ गया कि रात में उसके साथ क्या हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो चारों तरफ देख रही थी, लेकिन वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। अद्या की नज़र बेड पर गई। बेड की हालत देख अद्या फूट फूट कर रोते हुए बोली, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किसने किया? मैं कल रात तो अपने फ्रेंड्स के साथ थी, फिर मैं यहाँ कैसे आए? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अद्या कल रात के बारे में सोचने लगी तो उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जो अजनबी कल रात उसके साथ बेड पर था, उसने उस अजनबी की पीठ पर एक ईगल टैटू देखा था। सिर्फ उस इंसान का वही टैटू ही उसे थोड़ा धुंधला थोड़ा पूरा सा याद था। इसके अलावा अद्या को वो इंसान बिल्कुल भी याद नहीं था। उसका चेहरा रोने से लाल हो गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बोली, मुझे यहाँ से अभी जाना होगा और जिस किसी ने भी मेरे साथ ये सब किया है उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी और उसे जरूर सजा दिलवाऊंगी। मेरे साथ जबरदस्ती की गई है और उस जबरदस्ती की सजा उस इंसान को मिलकर रहेगी। अद्या ने अपने कपड़े पहने और रोती हुई उस रूम से बाहर निकल गई। इसी के साथ टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी होटल के बाहर रोकी और रोती हुई अद्या आंसू पोंछते हुए अपने अतीत की याद से बाहर निकली। आखिर किसने किया था अतीत में अद्या के साथ जबरदस्ती? क्या अद्या को मिलेगी उसकी मां की जमीन वापस? क्या मोड़ लाएगी अद्या की जिंदगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए बेदर्दी से प्यार।